जब एक भीड़ एक आदमी को, मासूम आदमी को मार रही थी, तो वहाँ वीडियो बनाने वाले भी अपराधी थे। ये बिल्कुल ठीक है, मारने वाले तो आतंकवादी हैं ही, लेकिन जो पुलिस वाले वहाँ खड़े हैं, जिनको अधिकार है, वो चाहते तो फायर कर सकते थे, हवा में फायर कर सकते थे, पुलिस प्रशासन को बुला सकते थे, और अगर नहीं मानते तो उनके पैर में फायर कर गोली मार सकते थे। ये अधिकार दिया गया है पुलिस प्रशासन को, ताकि उस मासूम की जान बचाई जा सके। किसी भी चीज को आप एकदम ही टारगेट करने के बाद उसको एकदम ही डिसीजन ले लेते हैं कि ये गाय का गोश्त है या ये भैंस का गोश्त है। जब तक फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट ना आ जाए तो आप कैसे साबित कर सकते हैं कि ये किस चीज का मांस है। लेकिन उन्होंने एक मुस्लिम को टारगेट करने के लिए देख लिया कि लुकमान नाम है इसका, तो मार दो। पूरी जो कम्युनिटी थी उसको टारगेट किया गया था, और हमारी जो मरकज है उसको सील कर दिया था। तो मैं सरकार से एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ कि क्या वो बताना चाहेंगे कि अमित शाह जी ने मरकज में कौन सा कमरा ले रखा था, मौलाना साद साहब से उनकी मीटिंग कब हुई थी, कहाँ रह रहे थे जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। उत्तर प्रदेश की राजनीति ने सियासत गरमा दी है, क्योंकि जो कदम सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाए जा रहे हैं उस पर सवाल खड़े होना भी लाजमी हो चुके हैं। पर ईद के दिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जिस पर सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन भी है, तो वो गौरक्षक भी हैं जो एक बेगुनाह को बेरहमी से हथौड़े से पीट रहे थे। कई तमाम मुद्दे हैं देश में जो बीते कल रात से घटे हैं, और उन्हीं पर बात करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट इमरान साहब मौजूद हैं। मैं सबसे पहले इमरान साहब आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने तबलीगी जमातियों के लिए गाजियाबाद में रह करके कई ऐसे कदम भी थे जो उठाए थे, क्योंकि एक नफरत की राजनीति हमने देखी थी। और अभी अभी खबर आती है कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो क्वारंटाइन कर दिए गए हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। किस तरीके से देखते हैं जो देश के होम मिनिस्टर हैं वो भी इस महामारी में सेफ नहीं है, क्योंकि 5 अगस्त को जो अयोध्या में एक बड़ा जमावड़ा होगा उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देश के होम मिनिस्टर वहां रहेंगे, देश के प्रधानमंत्री वहां रहेंगे, तो आम जनता कहां सुरक्षित रहती है फिर? भाई सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों पहले जो तबलीगी जमात को लेकर एक बहुत बवंडर पैदा कर दिया गया था पूरे देश के अंदर, और तबलीगी जमात के वो लोग जिनका सियासत से कोई मतलब नहीं था, वो अपने ही घरों के अंदर ऐसे छिपे हुए थे जैसे उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। और हमारी सरकार ने जिलों में लगभग 10,000 रुपए एक जमाती पे इनाम रख दिया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अभी अमित शाह जी कोरोना पॉजिटिव आए हैं, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं अल्लाह ताला चाहे चाहे उनको जल्दी जल्दी ठीक कर दे और वो अपने परिवार के बीच, अपने बच्चों में, अपने परिवार में चले जाएं। ये हमारी दुआ है उनके लिए। लेकिन इन्होंने एक ऐसा माहौल उस टाइम पे बनाया था कि एक पूरी जो कम्युनिटी थी उसको टारगेट किया गया था, और हमारी जो मरकज है उसको सील कर दिया था। तो मैं सरकार से एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ कि क्या वो बताना चाहेंगे कि अमित शाह जी ने मरकज में कौन सा कमरा ले रखा था, मौलाना साद साहब से उनकी मीटिंग कब हुई थी, कहाँ रह रहे थे जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं वो। क्या जवाब दे पाएंगे इसका कोई हमें? क्योंकि ये लगातार हम देख भी रहे हैं, क्योंकि आज सुबह ही खबर आती है कि जो पुजारी है, जब अयोध्या सीएम योगी आदित्यनाथ एक दिन के दौरे पर गए थे, जिस पुजारी के साथ वो खड़े थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और ऐसे में अगर कोरोना पॉजिटिव से जाकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलते हैं और उनकी जांच नहीं कराई जा रही, ये आम जनता के साथ कितना बड़ा धोखा लगता है आपको? ये तो एक महामारी फैलाने का बहुत बड़ा एक एक बम समझिएगा इसको। अगर इसको रोका नहीं गया तो ये बहुत बड़े स्तर पे फैलने वाला है, और बहुत से मासूम लोग जो वहाँ हिंदुत्व को लेके जाएंगे, जो केवल मंदिर में जाके केवल ये देखना चाहते हैं कि हम लोग वहाँ उद्घाटन को देखें, वो इसका शिकार होंगे, जबकि वो इस राजनीति से, इस साजिश से बहुत अनजान है। वहाँ इतना इतना बड़ा गेम खेला गया है जिसमें बहुत सारे लोग पॉजिटिव हैं, लेकिन सरकार इस पे कोई कदम उठाने वाली है नहीं। वहाँ वो लोग कोरोना पॉजिटिव होंगे, इस महामारी का शिकार होंगे, जो मासूम लोग वहाँ जाएंगे। मेरी अपील है कि ऐसी जगह ना जाएं, ऐसी जगह बंद कर दिया जाए। क्योंकि इससे पहले ये भी देखा गया है, जो मनीष तिवारी आईपीएस हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि जो 5 अगस्त को जमावड़ा आएगा उसे मैं इकट्ठा होने नहीं दूंगा वहां पर। और एक लेटर लिखा था, सीएम योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दी थी कि मैं वहां भीड़ इकट्ठे नहीं होने दूंगा। पर
रात खबर आती है कि जो अयोध्या के आईपीएस हैं मनीष तिवारी जी, उनका ट्रांसफर करवा दिया जाता है सिर्फ इतनी सी बात पर कि जो हुजूम आएगा 5 अगस्त को उससे महामारी फैलेगी। तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इसमें शिकार जो पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ आवाज उठाता है उस पर चाबुक चलाई जाती है, अगर कोई वकील इनके खिलाफ बोलता है तो उसको रोका जाता है, कोई डॉक्टर आगे आता है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। क्या ये मान लिया जाए कि इस जंगल राज में अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? नदीम भाई, इस जंगल राज में वाकई अपनी आवाज उठाने का हमें अधिकार नहीं है। अगर हम किसी सिस्टम के खिलाफ गलत बात को आवाज उठाएंगे तो हमें गद्दार कहा जाएगा। अगर हम कोई बात अपने देश हित में बोलेंगे तो हमें देशद्रोही कहा जाएगा। अगर हम लोग कहें कि भाई इस माहौल को ना पैदा किया जाए, आप इसको रोक दो, तो हम पे रासुका लगाई जाएंगी। कोई भी आदमी आज अगर एक आईएएस या आईपीएस एक इतनी अच्छी सलाह दे रहे हैं कि भाई मैं भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दूंगा, आज महामारी के दौरान में हमारी सरकार ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे गरीबों की मदद हो सके। और एक मेला और तैयार कर दिया है जिससे कोरोना पॉजिटिव कोरोना बम इकट्ठे हो और पूरे देश के अंदर ही कोरोना फैल जाए, जबकि फैल रहा है। लगभग कितने 15 लाख आदमी मेरे ख्याल से पॉजिटिव इस वक्त चल रहे हैं, तो इसको रोकने की जरूरत है। ये आंकड़ा 17 लाख के पार पहुंच गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये चीज बता दूं, और मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि 4 साल पहले हमने एक तस्वीर देखी थी 2016 में मोहम्मद अखलाक की, किस बेरहमी से उसे मारा गया, मौत के घाट उतार दिया गया। 4 साल बाद ईद के मौके पर न जाने कितनी ऐसी तस्वीर आती है जहां सांप्रदायिक तनाव खड़ा करने की कोशिश की जाती है। गुरुग्राम से लुकमान की तस्वीर आती है, वो गाड़ी से जा रहा होता है, कुछ 7-8 लोग उसकी गाड़ी का पीछा करते हैं, उसे गाड़ी से उतारते हैं। जब वो ये कहता है कि मेरी गाड़ी में गाय का मांस नहीं है, ये भैंस का मांस है, तो उसको बेरहमी से हथौड़ों से पीटा जाता है। पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बनकर वहां तमाशा देख रहा था। ऐसे में जो कार्रवाई होनी चाहिए उस पुलिस प्रशासन के ऊपर भी होनी चाहिए। एक एडवोकेट के नाते क्या प्रोस्पेक्टिव्स बनते हैं, क्या लॉजिक है, और किस आधार पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके लुकमान को इंसाफ दिलाया जा सकता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज पुलिस प्रशासन भी एक गुलाम बन गया है इनका, राजनीति वालों का। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस टाइम एक भीड़ एक आदमी को, मासूम आदमी को मार रही थी, तो वहां वीडियो बनाने वाले भी अपराधी हैं। ये बिल्कुल ठीक है, मारने वाले तो आतंकवादी हैं ही, लेकिन जो पुलिस वाले वहां खड़े हैं, जिनको अधिकार है, वो चाहते तो फायर कर सकते थे, हवा में फायर कर सकते थे, पुलिस प्रशासन को बुला सकते थे, और अगर नहीं मानते तो उनके पैर में फायर कर गोली मार सकते थे। ये अधिकार दिया गया है पुलिस प्रशासन को, ताकि उस मासूम की जान बचाई जा सके। किसी भी चीज को आप एकदम ही टारगेट करने के बाद उसको एकदम ही डिसीजन ले लेते हैं कि ये गाय का गोश्त है या ये भैंस का गोश्त है। जब तक फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट ना आ जाए तो आप कैसे साबित कर सकते हैं कि ये किस चीज का मांस है। लेकिन उन्होंने एक मुस्लिम को टारगेट करने के लिए देख लिया कि लुकमान नाम है इसका, तो मार दो, और इसीलिए भीड़ तमाशबीन बनी रही है। और ऐसे और भी एग्जाम्पल पहले भी आए हैं। अखलाक के साथ में जुबेर का भी मामला आया था, आपने देखा होगा, उसे चाकू से मार दिया जाता है। तो कोई भी आदमी इनके खिलाफ खड़ा होने को तैयार नहीं, यहाँ तक कि पुलिस भी खड़ी होकर देख रही है कि हाँ, इसको कैसे मारेंगे, कितनी देर में मर जाएगा ये। उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो ये बड़ी शर्म की बात है, और इस सरकार को भी बड़ी मतलब इस पर कदम उठाने चाहिए। कि इस लुकमान के केस में साफ तौर पर ये चीज आती है, हमने इससे पहले लिंचिंग के केसेस देखे, उसमें हथियारों का इस्तेमाल होता है, लातों से मारा जाता है, घूंसों से मारा जाता है, डंडों से मारा जाता है, यहाँ तक कि लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। पर लुकमान केस में हथौड़े का इस्तेमाल किया गया है, हथौड़े से उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। कैसे देखते हैं इन चीजों को, और अगर उन लोगों पर केसेस लगे तो किस किस आधार पर उनको सजा होनी चाहिए? क्योंकि मारने वाली भीड़ बहुत थी, पर पुलिस बता रही है कि एक ही शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए नदीम भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें इनके हौसले बहुत बुलंद हैं। उसका रीजन ये है कि एक बुलंदशहर के अंदर एक इंस्पेक्टर को मारा जाता है, उसको महामंत्री बना दिया जाता है। एक आपने तस्वीर पहले देखी होगी कि एक तिवारी था जिसने एक मजदूर को बुला के उसकी सलिए से उसका कत्ल कर दिया था, उसको पेट्रोल डाल के जला दिया था। उसके अकाउंट में बहुत मोटे पैसा आ गए थे। आप पैसा आया उसके अकाउंट में, आप पता कर सकते हैं। तो ये सरकार इनको बढ़ावा दे रही है। काश अगर अच्छा एक बढ़िया जो कानून की जो दायरा है, इसमें रहते हुए अगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करा के इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए, तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम के अंदर ये घटनाएं रुक सकती हैं। लेकिन जो ये घटनाएं करते हैं उनको संरक्षण प्राप्त है बीजेपी का। तो बीजेपी वाले अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो भाई जगह जगह ऐसे लुकमान जैसे, इखलाक जैसे
बहुत सारे लोग एग्जाम्पल होने वाले हैं आगे भी, देखना। इसीलिए कानून बिल्कुल मूक दर्शन बना हुआ है, कोई कानूनी कार्रवाई मेरे ख्याल से नहीं करेंगे इनके खिलाफ। क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूँ, क्योंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि सरकार को जो है मॉब लिंचिंग के ऊपर सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। जो महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके ऊपर सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। पर सरकार जो है वो अगर बिल ला रही है पार्लियामेंट में 3 तलाक के ऊपर लाती है, वो 370 हटाने के ऊपर फोकस करती है, तो किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को, जो सरकार की नीति और नीयत में फ़र्क लगता है आपको? देखिए 370 और 3 तलाक इन्होंने बहुत जोरों से उठाया है। लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ था 2012 में, जैसे पॉक्सो एक्ट, जो नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएँ थी, उसमें पॉक्सो जो धारा लगाई थी, उससे बहुत अच्छा अमेंडमेंट था। क्राइम काफ़ी रुका है। ऐसी मॉब लिंचिंग के ऊपर अगर कोई अच्छा कानून बन जाए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार से भी मैं इस माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि ये दोहरी राजनीति छोड़ के, हिंदू-मुस्लिम की राजनीति छोड़ के, अगर आप एक अच्छा कानून बना दें कि जब तक कोई जाँच पूरी ना हो जाए, तब तक आप किसी के ऊपर ऐसा जानलेवा हमला नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी हद तक गिरावट आ सकती है, अगर इसमें स्ट्रिक्ट कानून बन जाए। क्योंकि मैं एक आखिरी सवाल आपसे इमरान साहब यहाँ पर लेना चाहूँगा। 1 तारीख को ईद का त्योहार था। 1 तारीख को रात को 11 बजे फैसला लिया जाता है, ट्विटर पर आकर के बताया जाता है योगी सरकार द्वारा कि लॉकडाउन जो है वो 10 तारीख को खोल दिया जाएगा। प 15 दिन पहले अनाउंसमेंट होता है कि सैटरडे और संडे को लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि इस बीच ईद थी और ईद के खत्म होते ही 1 घंटे पहले ये अनाउंसमेंट कई सारे सवाल खड़े करता है कि ईद की नमाज पर रोक तो कोरोना फैलेगा, पर आज बाज़ारों को खोल देना, क्या एक दिन में उत्तर प्रदेश से कोरोना खत्म हो गया है? देखिए नदीम भाई, हम सब धर्मों की इज़्ज़त करते हैं और बड़ा मान-सम्मान करते हैं और हमें करना भी चाहिए। लेकिन एक दोहरी मानसिकता और दोहरा चेहरा बीजेपी का, इस सरकार का दोहरा चेहरा मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख देख सकते हैं कि ईद का दिन होता है, तो पूर्ण रूप से लॉकडाउन होता है और अभी जैसे ही सोमवार के दिन ये हमारा इनका त्योहार स्टार्ट हुआ है, उसमें सब चीज़ें खोल दी गई हैं। क्या ईद वाले दिन ही कोरोना फैलेगा? फिर मैं वहीं घूम के आ जाता हूँ, केवल मुस्लिम समाज ही कोरोना फैलाएगा, बाकी कोई भी आदमी इस देश के अंदर कोरोना नहीं फैलाएगा। तभी मैं सवाल करना चाहता हूँ कि अमित शाह जी कहाँ गए थे जो वो पॉज़िटिव हुए हैं? मेरा एक सवाल ये है कि वो कहाँ गए थे जो पॉज़िटिव हुए हैं? उसका जवाब ये हमें नहीं दे सकते हैं। तो ये दोहरी राजनीति सरकार को बंद करनी चाहिए और सभी धर्मों को सम्मान देना चाहिए और सबको एक नज़र से देखना चाहिए। ये मेरी अपील है सरकार से।